ये बोर्ड नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स में। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, माइंड ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ अपने स्कूल एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। आप हमारे सारे लेक्चर्स एंड वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारे ऐप से। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जब सेशन शुरू हुआ था तब मैंने कहा था ये बोर्ड नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया डूब के जाना है। वैसी ही कुछ कहानी बोर्ड्स की होती है, टू बी ऑनेस्ट, कि भैया बोर्ड्स आसान नहीं होते हैं, पर लेकिन अगर आपने डूबना और तैरना सीख लिया तो फिर आप आग का दरिया भी पार कर लोगे। तो अगर आपने मेहनत कर ली, अपने आप को खुद को मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कष्ट दे लिया, तो फिर आपका काम निकल जाएगा। तो उसी कष्ट को थोड़ा सा आपके लिए सहायक बनाने के लिए आपके ट्रेनर के रूप में माइंड ब्रेन्स लाया है ऐसे सेशंस जहां पे आपको मिलता है चैप्टर का 1 शॉर्ट रिवीजन इन शॉर्ट, एज इन कि अगले 30 मिनट के अंदर अंदर आपका ये चैप्टर पूरा तरीके से तैयार हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। द ओनली थिंग नाउ रिक्वायर्ड इज एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। तो वो आपको करना पड़ेगा, उसमें भी आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करवा देंगे, बस आप अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, चलिए ये है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके पहले के 11 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो अगर आपको सर्कल्स चैप्टर रिवाइज करना है जो जिसकी यहाँ पे बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो वो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें हम आज का सेशन। यहां पे देखिए, अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि आपको सर्कल से जुड़े हुए मतलब सर्कल के अंदर के हिस्से, ठीक है, उनका एरिया निकालने की जो मैथमेटिक्स है वो सीखनी है। जैसे अगर मैं सर्कल को ऐसे काटना शुरू करूं तो कुछ इस तरीके से भी सर्कल का हिस्सा बन के आ सकता है, कुछ इस तरीके से भी बन के आ सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि जो कि प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, इस तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा, आपका पिज्जा का स्लाइस इसी शेप का होता है। अब भैया वो चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो होगा। ऐसा मान लो किसी ने अगर कोई चपाती काटी है या फिर कोई रोटी या फिर कोई और ऐसा गोल शेप का चीज कोई काटी है, तो भैया कितना क्षेत्रफल गया, कितना बचा, इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए यहां देखिए, अ सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब यहां पे सर्कल की परिभाषा भी पहले सिखाई जा रही है। देखो यहां पे जो वर्ड है जो नया दिख रहा होगा आपको वो है लोकस। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, लेकिन कई बार इसके मीनिंग में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक काम करो, लोकस की जगह सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो कलेक्शन पढ़ लो। ठीक है, तो अब पढ़ो, अब समझो, शायद आपको परिभाषा ज्यादा आसान लगे। तो लोकस की जगह इसको मन में कलेक्शन की तरह पढ़ो। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन विच इन सच अ वे दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो जब आप एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को साथ में लेते हैं कुछ इस प्रकार की एक फिक्स पॉइंट से दूरी बराबर हो जाती है, उसे आप कहते हैं सर्कल। ठीक है सर, परिभाषा समझ में आई? सब थोड़ी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी नहीं आई। चलो यहां पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा समझो कि भैया सर्कल की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा मैं भी समझाता हूं आपको एकदम सिंपल भाषा में। कि मान लो एक फिक्स पॉइंट है जहां की जिसकी बात हो रही है। ठीक है, इसको अगर मैं कहूं तो यही आगे जाके सर्कल का सेंटर बनेगा। इस फिक्स पॉइंट से अगर मुझे एक तय दूरी तक जाना है, ठीक है, मान लो मैंने कहा कि यहां से मैं 5 सेंटीमीटर जाऊंगा, लेकिन भैया 5 सेंटीमीटर किस दिशा में जाओगे? ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी। इस तरीके से मैं हजारों रास्ते बता सकता हूं जहां से आप एक गिवन पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर जाएंगे। तो सर्कल की परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे सारे पॉइंट जो कि हमारे गिवन पॉइंट से एक निश्चित दूरी पे हैं, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इज कॉल्ड अ सर्कल। ठीक है, यहां पे आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। चलो अब आगे देखें। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड द गिवन कांस्टेंट मतलब जो फिक्स डिस्टेंस है, जैसे कि यहां पे 5 सेंटीमीटर का एग्जांपल हमने लिया था, वो कहलाता है रेडियस। ठीक है, अब यहां देखो,
अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल में ऐसा होता है कि 2 पॉइंट, यहां देखो चित्र के माध्यम से ए और बी, इन दोनों के बीच की जो लाइन सेगमेंट बनती है, ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे बैठे हैं, उनके बीच में यदि मैं एक लाइन सेगमेंट बनाने का प्रयास करूं तो उस लाइन सेगमेंट को कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा, ना कि ट्रेडिशनल नाम की ए बी, बल्कि सर्कल के लिहाज से तो उसको आप कहोगे कॉर्ड। तो सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को, किन्हीं 2 हिस्सों को, किन्हीं 2 पॉइंट जो कि सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को आप क्या कहते हैं? उनको आप कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, अब कॉर्ड बहुत प्रकार की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये रहा अपना सर्कल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड बनाऊं तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। एक कॉर्ड हो सकता है सेंटर से जाएगी, बिल्कुल जा सकती है, तो ऐसे हजारों कॉर्ड हो सकती हैं। तो जो सेंटर से जाने वाली कॉर्ड है, जो कि सर्कल को 2 इक्वल आर्क में बांट देती है, उसे आप कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर जो होती है उसी से बनते हैं सेमी सर्कल। सर ये आर्क क्या होती है? तो देखो आर्क के बारे में मैं आपको अगर थोड़ी सी जानकारी दूं, वैसे हमने सर्कल चैप्टर जब किया था पिछला वाला रिवाइज तो पूरा पढ़ा था। तो आर्क जो होती है वो होती है बेसिकली किन्हीं 2 सरकमफेरेंस पे लाए करने वाले पॉइंट्स के बीच का सरकमफेरेंस वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है। तो जो कॉर्ड होती है वो सीधे सीधे जाती है, लेकिन जो आर्क होती है वो सर्कल की बाउंड्री से होके जाती है। तो जो ऊपर जा रही है सीधे सीधे वो है कॉर्ड, लेकिन जो वाया सरकमफेरेंस जा रही है, सरकमफेरेंस को फॉलो करके ए और बी के बीच में, उसे आप कहते हैं आर्क। ठीक है, तो भैया जैसा रास्ता, मंजिल भले ही ए से बी जाना था या कार्य हमारा ए से बी तक जाना था, पर रास्ता कौन सा चुना हमने उससे हमेशा फर्क पड़ता है। तो अगर आपने बिल्कुल सीधा रास्ता चुना ए से बी का तो उसे आप कॉर्ड कहते हैं, अगर आप सरकमफेरेंस के सहारे जा रहे हैं तो उसे आप आर्क कहते हैं। ठीक है, और जो 2 बराबर आर्क होती हैं जो कि डायमीटर की मदद से बनती हैं, उन्हें हम सेमी सर्कल भी कहते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि सेमी सर्कल एक तरीके से क्या है, तो आप जवाब में बोल सकते हो कि भैया वो एक आर्क है जो कि अपने दूसरे वाले हिस्से के बराबर होती है, मतलब जो दूसरी आर्क है उसके बराबर होती है। A line which intersects a circle at 2 points is called secant, ये आपको पहले से पता है। ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 2 जगह पे टच करती है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट करती है, कुछ इस प्रकार, इसे आप कहेंगे एक सेकेंट। अगर एक जगह पे टच करेगी तो सर उसे टेंजेंट कहा जाता है, जो हमने पिछले चैप्टर में कवर की है। ठीक है, अब यहां देखो, आर्क इज कंटिन्यूअस पीस ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये भी परिभाषा कवर हो गई, एक बार हमने फिर से बता दी, चित्र के माध्यम से भी देख लो कि भैया सर्कल के सरकमफेरेंस का कंटिन्यूअस हिस्सा, मतलब ये हो गई आर्क ए बी। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर मैं सर्कल का एक हिस्सा यहां पे ले रहा हूं, एक हिस्सा यहां पे ले रहा हूं, क्या ये भी आर्क होगी? नहीं, इसमें ए से लेकर पी तक एक आर्क होगी, और मान लो Q से लेकर C तक दूसरी आर्क होगी, एक ही आर्क नहीं होगी, कंटिन्यूअस हिस्सा। या आप ये नहीं बोल सकती कि मैंने A से लेकर Q तक की आर्क बनाई, नहीं, आपने जहां तक रोका उसको पे वहां तक की आर्क बनती है। तो जैसे A से लेकर B तक बन सकती है, अगर मुझे बनानी है तो A से लेकर Q तक भी आर्क कहलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए, an arc which makes an angle less than 180 degree is called minor arc and the other arc is called major arc। अब देखो यहां पे जब आप किसी सर्कल के हिस्से करोगे, ठीक है, तो देखो 2-3 कंडीशन बन सकती हैं। या तो जो हिस्सा आपने चूज किया है कि आप बना रहे हैं वो हिस्सा बचे हुए हिस्से से छोटा है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं माइनर हिस्सा। ठीक है, छोटा हिस्सा, जैसे यहां पे ये जो हिस्सा है इसे आप कहेंगे माइनर आर्क। ये जो आर्क आपने बनाई है उसे आप कहेंगे माइनर आर्क। ठीक है, जो बड़ी वाली आर्क है जो कि उस तरफ है उसे आप कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहां पे मैं इसको अलग अलग करने का प्रयास करूं, तो ये बनाई मैंने मेजर आर्क, माइनर आर्क इधर पे इस तरफ वाली, उस तरफ वाली हो गई मेजर आर्क। ठीक है, अगर मैं 2 हिस्से में इसको काट दूं तो इस तरफ वाली माइनर आर्क, उस तरफ वाली मेजर आर्क जो बड़ी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको जी। 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखो यहां पे
क्वाड्रेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेंट समझने के लिए पहले सेक्टर और सेगमेंट हम समझ लेते हैं, फिर हम इस पे आ जाएंगे। सेक्टर भी समझेंगे, देखो यहाँ दिया भी हुआ है, तो पहले सेगमेंट समझते हैं, सेक्टर समझते हैं, फिर आते हैं क्वाड्रेंट पे एक बार दोबारा। द रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई, ठीक है, 2 रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का हिस्सा इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। 2 रेडियस, जैसा कि यहां पे आपको चित्र में दिख रहा है, OA एक रेडियस है, OB एक रेडियस है, और उनके बीच में आने वाली आर्क जिसको हम कहेंगे AP, तो ये जो हरा हिस्सा है इसे आप कहोगे क्या? इसे आप कहोगे सेक्टर। और छोटा है तो माइनर सेक्टर, जैसे कि यहां पे है, देखो ये वाला माइनर सेक्टर है, और अगर बड़ा है जैसा कि यहां पे लिखा है तो भैया मेजर सेक्टर, ठीक है। ये क्लियर हो गया? जी सर। तो ऊपर वाला हिस्सा जो बड़ा है इट इज मेजर सेक्टर, नीचे वाला हिस्सा जो छोटा है इट इज माइनर सेक्टर। सेक्टर बनता कैसे है? रेडियस, 2 रेडियस और नीचे उनके बीच में फंसी हुई आर्क के मदद से, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि जब हम सेक्टर शब्द लिखते हैं तो SECTOR, अब O लिखने का ये वाला तरीका एक तरीके से थीटा से रिजेंबल करता है। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा वाला सर्कल का हिस्सा जिसमें एंगल इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि देखो किसी भी सेक्टर में कितना बड़ा है कितना छोटा है वो डिपेंड करेगा एंगल पे, ठीक है, जैसा कि यहां पे लिखा है, ठीक है, कि आर्क और रेडियस के बीच में है, लेकिन जो 2 रेडियस है उनके बीच में क्या फंसता है? एंगल। अभी आप आगे समझोगे कि एंगल कितना जरूरी है और क्यों सेक्टर में एंगल पे फोकस होता है। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट बोलता है कि मुझे रेडियस की आवश्यकता नहीं है, मैं रेडियस के बिना बनूंगा। तो भैया रेडियस के बिना बनोगे तो आपको फिर कॉर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। तो 2 कॉर्ड और आर्क के बीच की जो दूरी होती है, कॉर्ड और आर्क के बीच की जो दूरी होती है उसे आप कहते हैं सेगमेंट। देखो वहां पे बना हुआ है, उसी में बस एक कॉर्ड बना दूं, ऊपर रेडियस से बोल दूं कि भैया टाटा बाय बाय, तो ऊपर कैसे टाटा बाय बाय, नीचे का हिस्सा आ गया सेगमेंट के रूप में, ठीक है। और क्वाड्रेंट हम समझेंगे अभी फटाफट से। तो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा, ठीक है। अब यहां कुछ परिभाषाएं देख लो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड पेरीमीटर, यूजुअली इट इज नोन एज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है कि जब आप सर्कल की बाहरी जो बाउंड्री है उसका जब पूरा एक चक्कर लगा ले, पूरा एक बार उसको कवर कर लें, दैट इज कॉल्ड योर सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं उसको हम? बाहरी सीमा रेखा जो है, ठीक है, जो सीमा रेखा है सर्कल की उसको आप जब पूरा नाप लेते हैं एक बार तो आप सर्कमफेरेंस पता लगाते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है πr², सर्कमफेरेंस आपको पता है 2πr। एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल है तो एरिया भी आधा हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है जैसा कि हमने पीछे पढ़ा सर्कल का 1/4 हिस्सा, तो एरिया भी हो जाएगा 1/4 माने 1/4, ठीक है। ये क्लियर है, जिसको πr²/4 भी लिखा है। ये जो हाफ πr² लिखा है इसको भी कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको πr²/2 लिखेंगे। जैसा आपको उचित लगे वैसा लिखिए, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पे स्क्रीन क्लियर, ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है। अब यहां देखो, लेट R and R be the inner and outer radii of a ring respectively, area of the ring। अच्छा, कई बार आपसे क्या सवाल पूछा जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में कि भैया अगर मान लो कोई एक ऐसे 2 रिंग की चक्री है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनके बीच का क्षेत्रफल कितना है। ये वाला क्षेत्रफल जिसको मैंने बहुत ही गंदे तरीके से कलर किया है, तो जो बीच का क्षेत्रफल है, बाहरी सर्कल और अंदरूनी सर्कल के बीच का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए आप क्या करते हो? तो बेसिकली आप बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया क्या कर देते हो? माइनस। कि भाई बड़े सर्कल का जब मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे ये पूरा मिल जाएगा, पर लेकिन बीच वाला हिस्सा तो हमारे काम का नहीं है, तो जो काम का नहीं है उसे हम माइनस कर देते हैं। तो यहां पे भी πr² माइनस छोटे सर्कल का एरिया πr², पाई चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा r² माइनस r²। क्या ये क्लियर है? जी सर। इसी को और एक्सपेंड करके a माइनस बी a प्लस बी करके लिख दिया है, तो आप उससे घबराना नहीं है कि कोई नया फॉर्मूला है। बेसिकली जो आपको पता है उसको ही लिखने का तरीका थोड़ा सा
बेहतर कर दिया। डिस्टेंस मूव्ड और कवर्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी सवाल आते हैं कि एक रोटेशन में व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, देखो भैया व्हील होता है, चलता है, तो जब व्हील चलेगा, आप जरा थोड़ा सा इमेजिन करो, जब आप व्हील चलेगा तो व्हील का जो हमारा जो सर्कल है, व्हील का जो शेप है, उसकी बाहरी सतह जमीन को टकराएगी। ये बात आपको समझ में आती है? जी सर, कि जब हम व्हील को चलाएंगे तो उसकी बाहरी सतह जमीन से टकराएगी। तो जब आप एक रोटेशन करते हैं व्हील का, भाई व्हील आगे बढ़ेगा मतलब रोटेशन होंगे, तो जब एक रोटेशन होगा तो सरकमफेरेंस जितना होता है उस व्हील का उतना डिस्टेंस कवर होगा एक रोटेशन में, क्योंकि एक रोटेशन का मतलब है ये सारी जगह जमीन को टच करते हुए आएगी और वापस आके यहां रुकेगी, तो इसे हम कहेंगे वन रोटेशन, है ना। तो वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? जितना कि व्हील का सरकमफेरेंस होगा। नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ अ व्हील टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। अब कभी कभी आपको बोल दिया कि भैया 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है, बताओ व्हील कितने बार घूमेगा। तो भैया जितने किलोमीटर चलना है वो न्यूमरेटर में, और एक बार में जितना कवर होता है जिसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस, वो डिनोमिनेटर में। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ रोटेशंस। इतना करना था, इतना एक बार में होता है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कितने चक्कर लगेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब इसी में खेल कैसा आ जाता है कि भैया अगर सरकमफेरेंस दिया है, अगर आपको ये दिया है डिस्टेंस कितना व्हील चला, रोटेशन दिया है, तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तब आप क्या करोगे, आप एक सर्कल का सरकमफेरेंस निकालोगे, उसे कितने चक्कर लगाने हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूरी मालूम चल जाएगी। तो इस तरीके से वेरिएशन आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ मेन पार्ट पे। सेक्टर मतलब सर्कल का एक दिया हुआ हिस्सा, जैसे अगर मैं यहां पे बना दूं, उसको कंप्लीट कर दूं, तो ये जो बड़ा सर्कल है उसका ये वाला हिस्सा कहलाएगा एक सेक्टर। ठीक है, अब यहां समझना, सेक्टर में पूरा खेल एंगल का होता है। क्यों सर? क्योंकि देखो अगर मुझे मान लो किसी ने पिज्जा का इतना हिस्सा दिया, ठीक है, मैं उससे बोलूंगा भैया मुझे तो और चाहिए, तो क्या वो व्यक्ति मुझे अगर साइड का हिस्सा दे देगा तो मैं मान लूंगा क्या? मैं कहूंगा ओ भैया क्या इधर तो खाली ब्रेड है, मेन जो माल है चीज है और सब्जियां है वो सब बीच में है, साइड का क्या दे रहे हो? तो फिर क्या होगा, फिर आपको बोला जाएगा ठीक है आपको ज्यादा चाहिए तो ये लीजिए। तो जब मुझे क्षेत्रफल एरिया बढ़ाना है तो मुझे इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इसी थीटा को बड़ा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो यहां पे भी जब आप सेक्टर की बात करते हैं, जिस सेक्टर में देखो ओ आता है जिसको हम थीटा के जैसे भी लिखते हैं, तो यहीं से याद करने का एक वो मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है कि भैया सेक्टर में थीटा का रोल है। तो थीटा बाय 360 2 पाई आर होता है। अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर ने सर्कल के सरकमफेरेंस का कितना हिस्सा लिया, उसे आप कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। फॉर्मूला हो जाता है थीटा बाय 360 2 पाई आर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब छोटे वाले हिस्से का एरिया निकालना है सर्कल के इस एक पीस का, तो आप क्या करोगे भैया, एरिया का हिस्सा ले लोगे तो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का। उसका आपको एंगल के हिसाब से चाहिए तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर ये गणित जरा समझाइए। देखिए जब मैं पूरे सर्कल की बात करता हूं तो पूरे सर्कल का एंगल हो जाता है 360 डिग्री। तो भाई 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है, सेक्टर को नापने के लिए एंगल होता है तो थीटा, इसके लिए एरिया कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो भैया जब मुझे बहुत सारे एंगल का निकालना हो तो पहले मैं 1 डिग्री के लिए निकालूंगा। अगर मैं 1 डिग्री के लिए निकालने का प्रयास करूं तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360। ठीक है, अब अगर मुझे ऐसे लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 डिग्री के लिए 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे 2 डिग्री के लिए चाहिए तो इसी को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री का है 2 का चाहिए, 10 का चाहिए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर थीटा डिग्री का चाहिए तो थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थीटा डिग्री के लिए
एरिया हो जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। जितना हिस्सा एंगल हमारे पूरे 360 डिग्री का है उतना हिस्सा एरिया का वो ले लेगा। अब 360 कहां से है, तो भैया स्टार्टिंग पॉइंट से जब पूरा घूम के आओगे सर्कल पे तो एंगल 360 बनता है, इस बात की आपको जानकारी है। अगर कोई बोल देता है कि भैया मेजर सेगमेंट सेक्टर का एरिया बताओ, अगर जो आपको मेजर सेक्टर का एंगल पता है, थीटा पता है, तो इससे यूज कर सकते हो। अदरवाइज माइनर सेक्टर का एरिया निकालो और पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो। वो फंडा भी ठीक है कि भैया आपने माइनर सेक्टर का निकाल लिया और फिर पूरे सर्कल के एरिया से माइनस करके मेजर वाला बता दिया, ठीक है। इसके बाद आता है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच की दूरी होती है। सेक्टर में रेडियस और आर्क इन्वॉल्व थे, सेगमेंट में कॉर्ड और आर्क इन्वॉल्व होते हैं। इसमें भी दो हिस्से होते हैं, छोटे वाले हिस्से को माइनर सेगमेंट कहते हैं, बड़े वाले हिस्से को मेजर सेगमेंट कहा जाता है। आपको इस बात की जानकारी मैंने पहले ही दे दी थी। अब देखो, अगर आपको कभी सेगमेंट का एरिया निकालना हो, ठीक है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि भैया आपका हो जाएगा सबसे पहले थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जरा समझना यहां पे ध्यान से, ठीक है। ये आपका सर्कल है, ठीक है, उसके बाद ये आपका सेंटर है। अब अगर मुझे सेगमेंट बनाना है तो यूं तो मैं बना सकता हूं यूजिंग अ वेरी सिंपल कॉर्ड। ये मैंने बना दिया सेगमेंट, ठीक है, छोटा सेगमेंट बड़ा सेगमेंट। पर क्योंकि मेरा सर्कल का हमेशा सेंटर से बहुत कनेक्शन रहता है तो यहां पे भी मैं सेंटर से उसको जोड़ूंगा। तो ये रहा, सेंटर से हमने एक ऐसे जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब अगर आप सेगमेंट की चर्चा करो तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, जो कि ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे ही मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है, जो जब सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास सिर्फ नीचे का हिस्सा बच गया जिसे हम कहते हैं सेगमेंट। और वही हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है, ठीक है, तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है और आपको तीनों डायमेंशन दिए हैं तो फिर आप यूज कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, आप यूज कर सकते हैं यूक्लिड्स फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और चारा है, अगर ट्राइंगल स्केलाइन है तो भी यही फॉर्मूला, अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी काम चल जाएगा। अगर सवाल में आपको हाइट दी है और बेस दिया है तो भी आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं। पर अगर तीनों डायमेंशन दिए, हाइट नहीं दिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूक्लिड फॉर्मूला कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है, उसको यूज करके आप आसानी से अपना आंसर बता सकते हैं। सर अगर कोई, ये तो हो गया माइनर सेगमेंट का, अगर कोई मेजर का पूछ लेगा तो मेरे भाई वही करना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर, ठीक है। कहीं कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं सर। इस तरीके के सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी जटिल होती है तो कृपया सावधानी पूर्वक सॉल्व करें, अन्यथा गलती होने पे अंक नहीं मिलेंगे। सेगमेंट का फंडा बहुत क्लियर हो गया होगा कि ट्राइंगल जो होता है सेक्टर में से यदि मैं उसको उड़ा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सेगमेंट। देखो मैं आपको समझाता हूं, ये रहा सर्कल, ठीक है। अब इसमें से यदि मैं उड़ा दूं ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा उड़ाया मैंने, तो ये मैंने भैया उड़ा दिया सर्कल का बहुत बड़ा हिस्सा और बना दी एक आर्क, ठीक है। लेकिन ये आर्क तो अकेले बोर हो जाएगी तो इसलिए मैंने इसको सेंटर से जोड़ दिया। अब जब मैंने सेंटर से जोड़ा तो ये सेगमेंट, तो ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया। अब आपने कहा नहीं मुझे तो भैया सेक्टर से भी ज्यादा चाहिए, मुझे चाहिए केवल एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच की दूरी, तो फिर मैं इसको भी गायब कर दूंगा। जब मैं इसको गायब करूंगा तो अगर मैंने मान लीजिए इसको शेड कर दिया है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, कि ये पूरा हमारा सेक्टर था। अब सेक्टर में से अगर मुझे केवल सेगमेंट चाहिए तो ये मैंने पूरा कलरिंग कर दिया बढ़िया से एकदम कि ये पूरा हमारा सेक्टर एरिया है। देखो बहुत ही आर्टिस्टिक चल रहा है यहाँ पे काम, बहुत मेहनत के साथ आपको मैं चीजें बता रहा हूं। देखो
भाई समझ में आनी चाहिए, बाकी तो काला पीला सब एक बराबर है, ठीक है। ये आई थी अपनी सेक्टर, ठीक है, सेक्टर आ गया था। अब आपने कहा नहीं सेक्टर में से ही मुझे क्या चाहिए, सेगमेंट चाहिए, तो ठीक है भैया, सेगमेंट लाने का आइडिया देखो, मैंने सेक्टर में से ट्राइंगल काट दिया, ये कटा ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया काट दो। अब जब मैं सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया काट रहा हूं यहां पे, तो मेरे पास क्या बचेगा, सेगमेंट। तो वही मैंने किया, पहले सर्कल में से हम सेक्टर पे आए, सेक्टर के लिए एंगल इंपॉर्टेंट था तो एंगल को पिक्चर में लेके आए, फिर हम सेगमेंट से कहां पे आ गए, सेक्टर से कहां पे आ गए, सेक्टर में से हमने ट्राइंगल वाला हिस्सा उड़ा दिया, तो अब हमें मिल रहा है सेगमेंट सर्कल का, ठीक है। ये क्लियर है, सारे फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस चैप्टर में कैलकुलेशन थोड़े रहेंगे रिस्की, मतलब 19-20 गलती हो सकती है, तो कृपया ध्यान पूर्वक कैलकुलेट करें। इसी के साथ हम आ गए हैं सेशन के एंड पे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और हमारे सारे कंटेंट को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे YouTube चैनल, वेबसाइट और ऐप का भरपूर इस्तेमाल करें। इन तीनों में से किसी को भी यूज करने के लिए कुछ पे करने की जरूरत तो पड़ती है नहीं, आपको पता है। इसके अलावा वेबसाइट और ऐप के माध्यम से आप हमारी बुक्स, ई बुक्स और नोट्स को भी प्रोक्योर कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसको ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें क्योंकि हमारा बहुत सारा फन एंड कंटेंट वहां पे आपको मिलता है, जहां पे आप पढ़ोगे भी, सीखोगे भी और मस्ती भी कर लोगे थोड़ी बहुत, तो एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। इसके अलावा आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, स्टेट बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इस बात की गारंटी हमारी है। बस आप अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।